फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक एक नंबर आपको दिख रहा है, एक एक डिवीजन, इसको बोलते हैं क्लास। और उस क्लास के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं उस क्लास की वैल्यू, यानी क्लास वैल्यू। तो इतना समझने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि रिप्रेजेंट weight of वेट की जगह या मान लो हाइट लिख देते हैं। heights of students of क्लास 11। तो मान लो कि क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स को अब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो हाइट होती है वो एज की तरह नहीं होती, जैसे 14 साल में 20 बच्चे आ जाएंगे, 15 साल में 25 बच्चे आ जाएंगे। हाइट के केस में ऐसा नहीं होगा। ये हाइट जो है वो एग्जैक्टली 20 स्टूडेंट्स की होगी या 25 स्टूडेंट्स की होगी। तो इसी को इस तरह से जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया था इससे पहले अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसकी तरह हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। उसको लिखा हियर, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स will be large। Here number of data points will be large। मान लेते हैं कि let the minimum height of a student is equal to 150 सेंटीमीटर। ये क्लास के सबसे छोटे से बच्चे की हाइट है। एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। हमने क्या माना कि एक क्लास में जो सबसे लंबा स्टूडेंट है उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और जो हाइट वाइज सबसे छोटा है उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। अब हम प्रीवियस क्लास में जो किया था उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइट इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखना शुरू किया तो हमें दिखाई देगा कि ये कुछ ऐसा आएगा, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, सो ऑन करते करते 180 सेंटीमीटर। तो जैसे 150 सेंटीमीटर हाइट एक की हो गई, 151 भी एक की हो गई, 152 मान लो 2 की हो गई, 180 फिर से एक की हो गई। तो अगर हम इस डेटा को इस तरह से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरह रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमारा जो टेबल बनेगा वो काफ़ी लंबा रहेगा। उसके अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ये सब क्या है, इन सभी को हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। ये सारे क्या हो गए, डेटा पॉइंट्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एज 150 सेंटीमीटर से शुरू होगी और 180 सेंटीमीटर पर जाकर के खत्म होगी।
तो इससे हमें ये समझ में आया कि दिस इज नॉट अ वेरी नाइस वे टू रिप्रेजेंट डेटा। तो हमने यहाँ पर लिखा we can see, we can observe that this is not a very nice method to represent data। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पर ग्रुपिंग करी, मतलब कि हमने कहा कि 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 156 से 160 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड सो ऑन। तो हमने इसको फिर लिख लिया, हाइट इन सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे, जैसे हो गया। तो हम देख लेते हैं, मान लो ऐसे हमने लिख लिया 150 से लेकर के 155, इसके बीच में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं। 156 से 160, इसके बीच मान लिया 7 स्टूडेंट्स हैं। 161 से 165, इसके बीच मान लिया हमने 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर 166 से 170, इसके बीच मान लो 4 है। 171 से 175, इसके बीच में भी 3 हैं। और फाइनली 176 से 180 के बीच में मान लो 2 स्टूडेंट्स। और इसमें हाईएस्ट है 180 सेंटीमीटर, लोवेस्ट है 150 सेंटीमीटर। तो फिर हमने इस पर ऐसा टेबल बना दिया। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़ा अच्छा तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, ये थोड़ा सही तरीका है। इसको अगर कोई देखता है तो उसको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी देखते ही, हमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पता होगा कि 150 से 155 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं। 156 से 160 के बीच में 7 हैं। 161 से 165 के बीच में 3 हैं। फिर 4 हैं, फिर 3। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले वाले से कम टीडीएस है, ये उतना गंदा नहीं है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये देख करके ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रही है बात। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया था, जो अनग्रुप या रॉ डेटा थे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे पहले तक हमने वहां तक कोई टेबल नहीं बनाई थी। उसके बाद हमने टेबल बनाया, डेटा पॉइंट्स कम थे तो सिर्फ एक एक वैल्यू रख दी, उसके करस्पॉन्डिंग टेबल्स बनाए। उसको हमने बोला अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
डेटा पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो फिर हमने ग्रुपिंग कर ली, जिसको हम बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ज़्यादा। अब इसमें कुछ बातें उसको हमने देख लिया कि ये जो है 155 से लेकर के 150 से लेकर के 155, इसकी वैल्यू क्या आती है? अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? 155 माइनस 155 आएगा। सारी बातें कर रहे थे हम। 155 माइनस 150 that will be equal to 5. Similarly 160 minus 156 that is equal to 5. आप हर एक क्लास को देखो तो जो पहला है टर्म ये और जो दूसरा टर्म है इसका डिफरेंस 5 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट या लोअर क्लास लिमिट, कुछ भी बोल दिया, लोअर लिमिट या लोअर क्लास लिमिट, बोथ आर करेक्ट। और 155 जो है इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये जो आ रहा है इक्वल टू 5, माइनस 5 नहीं है ना, ये जो बीच में दिख रहा है आपको 156 डैश 160 वो माइनस नहीं है, वो 2 इंग्लिश का TO को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इनका डिफरेंस क्या होगा? 160 माइनस 156 दैट इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, तो एक मिनट 4 आएगा यहाँ पे भी। इसका डिफरेंस मानो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ये जो 4 है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल और क्लास साइज। ठीक है, तो यानी आपको एक क्लास दे दिया जाए, रेंज दे दी जाए 150 से 160 जा रहा है मान लो, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 150, अपर लिमिट हो जाएगी 160, दोनों का डिफरेंस हुआ 10। इस 10 को हम बोलते हैं क्लास की साइज क्या है या क्लास का इंटरवल क्या है। और उसको कांस्टेंट रहना होगा, है ना, वेरी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पहले के लिए 10 हो गया फिर हमारा मन हुआ तो 20 रख दिया, ऐसे नहीं करते, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा। तो अब इसी पर बेस हम और थोड़ी बातें कर लेते हैं। मान लो कि हमारे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सामने वाले ने दे रखा है ऑलरेडी, और उसके बारे में बताया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which gives the weight of 38 students of a class। यानी कि एक क्लास है उसमें 38 स्टूडेंट्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स को हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रखा है। तो कैसा दिखाई देगा उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया फिर से वेट इन केजीज, वेट इन केजीज और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
इस तरह से हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी बनाएंगे। थर्टी 38 स्टूडेंट्स के लिए ये जो इंफॉर्मेशन ये आपको ऑलरेडी दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो यू डोंट हैव टू वरी कि हमको कैसे पता चलेगा किसका वेट कितना है, तो ये आपको पता करना भी नहीं है, ऑलरेडी आपको दे रखा होगा। तो जैसे मान लो ये है 31 से 35, 31 केजी से 35 केजी तक के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब केजीज जो वेट है वो कितने स्टूडेंट्स की है वो दे रखा है 9 मान। फिर जैसे 36 से लेकर के 40 है, तो ये मान लो 5 स्टूडेंट्स का है ऐसा। फिर मान लिया 41 से 45, ये 14 स्टूडेंट्स के लिए है। फिर नेक्स्ट आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्या आएगा, 46 टू 50, ये हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स के लिए मान लिया। फिर ये आ गया सपोज 51 से 55, ये केवल एक ही स्टूडेंट का वेट इस रेंज में फॉल कर रहा है। फिर मान लो 56 से 60, ये 2 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। फिर 61 केजी से 65 केजी, ये भी 2 स्टूडेंट्स के लिए है। 66 से 70, ये 1 स्टूडेंट के लिए है। और लास्ट में 71 से 75 केजी के बीच में केवल एक ही स्टूडेंट है। ये हो गया टोटल। अब आप काउंट कर लो, 38 आना चाहिए स्टूडेंट्स का नंबर, तो देख लेते हैं। ये है 9। सर आपकी आवाज कोई बात नहीं, मैं बोल भी नहीं रहा था। 9 9 + 5 14, 14 + 14 28, 28 + 3 31, 31 + 1 32, +2 34, +2 36, +1 37, +1 31 38। तो ये देखो हमारे क्लास में 38 स्टूडेंट्स थे, हमको उनके वेट्स लिखने थे। अब उनके वेट्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे थे, मतलब 31 केजी से लेकर के 75 केजी के बीच में। तो सबके इंडिविजुअल वेट्स लिखने की बजाय हमने उनको ग्रुप में लिख दिया, जैसे 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 के बीच में 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 46 केजी से 50 केजी के बीच में 3 स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। ऐसे किया तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 38। ये उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका नाम है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, समझ में आया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, ये ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मान लो प्रॉब्लम क्या हुई, अभी तक तो कोई बात नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि से 2 students take
लेट एडमिशन, यानी कि हमने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट एडमिशन ले रहे हैं, ये सब होने के बाद एडमिशन ले रहे हैं, एंड say their weights are मान लो ऐसे मान लो 35.5 kg and 40.5 kg, ऐसे मान लो। अगर मान लो उनके वेट 35 और 40 होते, सपोज उनके वेट होते 35 एंड 40, तो बहुत आसान था। 35 था तो हमने इसको हटा करके यहाँ 10 रख दिया होता, और 40 था अगले स्टूडेंट का तो यहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाता, तो यहाँ 6 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर प्रॉब्लम है कि जो पहला स्टूडेंट है उसका वेट है 35.5 kg और जो दूसरा स्टूडेंट आया उसका वेट है 40.5 kg। अब हमने देखा कि इसको हम एडजस्ट कहाँ पे करें। क्या 35.5 kg के लिए कोई जगह बनी है? क्या ऐसा कोई वेट है जो 35.5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा हो? तो हमने देखा नहीं, 35 तक तो है, उसके बाद सीधे वो 36 पर जंप करते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि क्या 40.5 kg को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक क्लास हमने बनाया है? तो हमने देखा नहीं, फिर से 36 to 40 है, और 40 के बाद जो अगला वेट जहाँ से शुरू हो रहा है वह है 41। तो इसका मतलब ना तो 35.5 kg कहीं पर एडजस्ट हो पाएगा, ना तो 40.5 kg कहीं एडजस्ट हो रहा है। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये भी बहुत कारगर नहीं है। अभी तक तो ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका मतलब इसमें भी लूपहोल्स हैं। क्यों लूपहोल्स हैं? क्योंकि किसी भी क्लास को ले लो आप, ये जो 65 है ये क्या है? उस क्लास की अपर लिमिट, और उसका जो नेक्स्ट क्लास है ये वाला, उसकी ये वैल्यू ले लो 66, ये क्या हो गया? लोअर लिमिट। तो जो कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं उनकी जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, वो अलग अलग है। मतलब कोई और कहीं और खत्म हो रहा है, दूसरा कुछ गैप के बाद शुरू हो रहा है, तो बीच में एक स्पेस खाली रह जाता है। वहां पर अगर कोई वैल्यू या डेटा आ गई तो फिर मुश्किल है चीजों को एडजस्ट करना। तो इसको लिख लिया, क्या लिखा कि सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल are not very effective, are not very effective. क्यों इफेक्टिव नहीं है? Because there exists some gap between B/W का मतलब between the upper limit of one class, because there exists some gap between. There exists some gap between the upper limit of one class and the lower limit of the next class. तो एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की जो लोअर लिमिट है उसके बीच में गैप है। तो अगर कोई डेटा इनके बीच में फंस गया तो हम उसको किस क्लास में रखेंगे हमें समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट उसके लिए कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी लिख लिया।
thus if we have a data which lies in this gap, if we have a data which lies in this gap, then there exists no class to adjust this data. तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लो ये है 41 से 45, अपर लिमिट है 45 और अगले क्लास की लोअर लिमिट आई 46। तो अगर कोई डेटा 45 और 46 के बीच में आ गया, 45.5 मान लो, तो उसके लिए कोई भी क्लास डिफाइन नहीं कर रखा हमने, तो वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो डेटा तो है लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये इस मेथड की फैलेसी है, ये इस मेथड में प्रॉब्लम है। तो इस फैलेसी को, इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना पड़ेगा। तो कैसे दूर कर पाएंगे? तो दिख ही रहा है, किसी भी तरह से ये जो गैप है, मान लो 46 और 45, मतलब 46 और ये 45, इसके गैप को कम करना है। यानी कि हम 45 को थोड़ा बढ़ा दें, 45 से ज़्यादा ले लें और 46 को थोड़ा घटा दें। तो 45-46 के बीच का डिफरेंस क्या है 1। तो अगर मैं 45 को आधे से बढ़ा दूं तो क्या मिलेगा 45.5, और 46 को आधे से कम कर दूं तो क्या मिल जाएगा फिर से 45.5। तो जहां पर एक क्लास का अपर लिमिट खत्म हो रहा है, वहीं से दूसरे क्लास की लोअर लिमिट शुरू हो रही है। तो अगर मेरे पास कोई डेटा है मान लो 45.2, तो वो आराम से इसमें आ जाएगा। 41 से ये जो है 45.5 इसके अंदर आ जाएगा। तो फिर अब जो फैलेसी थी, जो प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई।